Hello everyone, welcome to Hello. Ansarkari. Today we are taking up the topics several topics of several subject, starting with the first one. Continue. फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग 36 28 लाख ट्रीज इन 36 ईयर्स। जब हम बात करते हैं कि झारखंड की जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है जिनका नाम है चामी मुर्मू जी, उन्होंने 36 ईयर में 28 लाख ट्रीज लगाए हैं। जब उनकी बात करते हैं तो उन्होंने चीज स्टार्ट की थी 1988 से। उसके बाद उन्होंने फीमेल्स को इसके साथ कनेक्ट किया, उन्होंने उनके लिए जोड़ा कि किस तरह से उन्हें अवेयर किया कि कुकिंग जो वो करती थी उसके लिए जो कोल फ्यूल था वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए ट्रीज कट किए जाते थे उनका ऑप्शन की तरह यूज करने के लिए। उस चीज को सुधारने के लिए उन्होंने ट्रीज लगाना स्टार्ट किया उनके साथ मिलकर, जिसमें हम देखते हैं जो मेल मेंबर्स थे, जो भी विलेज के फैमिली के, वो इस चीज के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वुमेन को इस के लिए समझाया और उस तरह से स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने सहयोगी महिला नामक एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, जिसके थ्रू उन्होंने जो जितने भी मेंबर्स थे उनको कनेक्ट किया। जब हम प्रेजेंट डे में देखते हैं तो वो 2800 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सिक्योरिटी क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाती है 30,000 मेंबर्स को। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अकेले शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने 30,000 महिलाओं को उसके साथ जोड़ा और उन्हें किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और किस तरह से जो ट्रीज कट किए जा रहे थे कुकिंग के लिए उनको रोककर जो और एनवायरनमेंट को सेफ्टी के लिए उन्होंने काम किया। तो इस रिगार्डिंग उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। जब हम पद्मश्री पुरस्कार की बात करते हैं तो 3 लेयर्स में दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 1954 में स्टार्ट किए गए थे और हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए जाते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। सेकेंड टॉपिक है कि हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रोज बाय 19 लाख इन 2021-22। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन सिंस 2011। तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम साइंस फील्ड की बात करते हैं तो उसमें जो वुमेन एनरोलमेंट है वो मैन के कंपेरेटिवली और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके रिगार्डिंग जब हम इशूज की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि 10th के बाद जब जो इंटरेस्टेड है साइंस लेने में, इंजीनियरिंग में या फिर डॉक्टरी में, वो वहाँ भी देखने के लिए मिलता है कि वो आर्ट्स या फिर इस तरह की स्ट्रीम ले लेते हैं। तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाए इसके रिगार्डिंग ड्रॉप आउट देखे जाते हैं। तो उन पर किस तरह से काम किया जाए कि जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके और वो सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रहकर आगे हायर एजुकेशन में भी उस चीज को दिखाया जा सके। उसके लिए 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया ताकि जो चेंजेस है वो किए जा सके। डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू उसको अपनाया गया है और उनमें जो किस तरह से क्वालिटेटिव जो एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है और अलग अलग तरह की स्कीम यूज की गई ताकि जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। उसके अलावा हम देखते हैं पीएम श्री स्कूल्स को भी बढ़ाया जा रहा है कि जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो और एजुकेशन को देखने का एक नजरिया बदले कि किस तरह से उससे भविष्य का निर्माण हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो 91 लाख के आसपास जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है, जिसमें से 15 लाख वुमेन है। कल्प मेधा, सारी दुनिया के समझदार और विवेकी मनुष्य एक ही धर्म वाले हैं, साहस और भलाई के धर्म वाले। एमर्सन। कौशिक। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही एक धर्म है। मनुष्य का ही भला होना चाहिए ओवरऑल, चाहे वो आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करे, इन्वायरमेंट में काम करे, सोशल इनक्वालिटी आपस में जो उसको कम करे, या क्लाइमेट चेंज में बात करें। तो ओवरऑल मनुष्य का एक ही धर्म है, साहस और भलाई, करेज और अच्छा काम करना दूसरों के लिए। यही सी बात कर रहे हैं। हाँ। एग्जाम्पल दे सकते हैं, महात्मा गांधी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग मान के एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। मानसी आपको बोल रहा है इसमें कुछ ऐड नहीं करना है? दीपा, यही डायमेंशंस रहेंगे और तो कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, मानवता के साथ साथ करेज का होना भी जरूरी है ताकि जो चीज सही है उसको सही और गलत को गलत बोला जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेन्नई के मुरुगन मंदिर में
थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर अंगारों पर चलती हुई महिला श्रद्धालु को दिखाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि कोई किसी ग्रुप के लिए वो चीज आस्था का विषय हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है वो क्रुएल्टी हो, या फिर वो चीज गलत लगे कि जो मानवता के साथ नहीं है, या फिर इस तरह के जो देखने के लिए मिलता है कंडीशंस। तो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग विचारधारा हो सकती है परंपराओं को लेकर। मानसी। ओके, सो ये जो पिक्चर में हमें दिख रहा है ये जाक्सा जाक्सा जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। सो दिस इज द स्लिम मिशन जो था, स्लिम स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, एंड पिक्चर में इट लुक्स की अपसाइड डाउन है। सो पिन पॉइंट लैंडिंग सिस्टम जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी है, एंड दिस मेक्स जापान द 5th कंट्री इन हिस्ट्री टू रीच द मून। एंड जाक्सा हो गया जापान का, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप, इसरो इंडिया का, नासा इज ऑफ यूएस, एंड कनाडा का इज डिफरेंट, कैनेडियन स्पेस एजेंसी आई थिंक। सो दैट्स देयर, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो सेंसस किया गया है ऑन द टेरर लिंक्स और जो फॉरेन टाइज थे ऑफ द पीपल विच वर हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो वहाँ के रेजिडेंट्स भी है, तो प्रॉपर एक सेंसस किया गया है। इसमें व्हाट इज द टारगेट, इसके पीछे मोटिव क्या है बिहाइंड द सेंसस? सो दैट इज कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ऐसी कोई फ्यूचर में इमर्ज होती है, तो दैट प्रिसाइज डेटा इज अवेलेबल with the respective stakeholders. So this is to minimize damage to the property and protect the locals, have precise details, ease of providing services to the citizens, जो government and police related services हैं, for example passport verification, that can become much more easier and quicker in manner. But अगर हम इसके challenges की बात करते हैं, तो data security is the biggest challenge, because comparatively जो पहले census किए जाते थे उसमें इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की गई जो इस बारी इस सेंसस में हमें देखने को मिला। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ ऑफ द हाउस, फोटोग्राफ ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, एंड फोटोग्राफ फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ दिस वाज कलेक्टेड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, सो और पर्सनल डेटा ज़्यादा है। तो द टर्म इज कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स है, दे फील दैट दे हैव सॉट एग्जॉस्टिव डिटेल्स। So these are the concerns, but वो इसके पीछे जो motive है, that is again for the welfare and from the perspective of the security is maintained. Then talk about border security of India and Pakistan. So these are the allegations which have been imposed on India कि India had some role in the killings of militants on the Pakistani soil. But if we talk about India's stand, so the clear terms is that false and malicious anti-India propaganda hai, and extraterritorial and extrajudicial killings में it is believed कि India had a part. And talk about Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed. So these are some, you can say, terrorist outfits which operate. It is believed they operate from the soils of Pakistan. And Pakistan is believed to be the epicenter of terrorism. Talking about India's stand on terrorism, so we are not supporting terrorism anywhere in the world in any form. We do not support the categorization of good terrorism and bad terrorism. So that's there. And transnational illegal activities, we talk about intrusion of the non-state actors within like crossing the LOC. कल हमने बात करी थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन की, the Punch region which are closer to the border area, the LOC. So वहाँ से ज़्यादा इंट्रूजन देखा जाता है। ऑपरेशन सर्व विनाश एंड सर्व शक्ति, that was been launched by the military and the army. एंड इसके अलावा भी से कि यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जा रहा है विद जो इंडिया के ऊपर एक्विजिशंस लगाए गए थे कि इंडिया हैड अ पार्ट इन, यू नो, वी वर प्लानिंग अ प्लॉट टू किल द पन्नूम who was believed to be in USA. सो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी. So you can move to the next one. So Bangladesh rebels being trained in Mizoram camps. So if we look at stakeholders, so one is that Aizawl is the capital of Mizoram. Peace Accord MNF Returnees Association is believed Chakma tribes. It is from
the Bangladesh country. So this is important fact. And इसके अलावा it is believed कि बांग्लादेशी armed group जो है, they are getting training, they are having training camps in the state of Mizoram. So this becomes a challenge for internal security. Then Myanmar and India border, Myanmar ethnic minority fighters claim to have seized the port town. So again, from the perspective of geography here, Arakan army, which is again operating in the Myanmar, and Pukto town, and then Western Rakhine state. So these are believed, this region, Rakhine state, is believed to be the, can say the native area or the native region of the migrants who were coming from the Myanmar during the Junta rule when it overtook in 2021. Okay, this is an important topic of science, artificial skin. So in terms of research and development, here we are seeing it is focusing upon real life applications. कौन सी हो सकती है? तो picture में we can see this hand. This is one of the prototypes of the artificial skin, and this is being termed as synthetic skin project बोला जा रहा है, और इसको smart core is also one of the term which we can associate with this. So simultaneously we see it can sense pressure also, moisture, temperature, and converting them into electric signals. So this is important कि conversion किससे किस में हो रहा है. And example of a cutting edge emerging technology is there. So we see simultaneously like how the normal skin functions, ये उससे भी थोड़ा और precise है. Precise in the sense कि हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन स्किन है, ह्यूमंस के पास जो वी हैव, तो उसमें जो रेजोल्यूशन है दैट इज ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर. रेजोल्यूशन मींस कि हम कितना स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी ह्यूमन स्किन फील कर सकती है बाय द टच, तो दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर. बट फॉर दिस आर्टिफिशियल स्किन इट इज 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर तक इट कैन फील इट. So it can be used in several projects like sensing smaller objects, and piezoelectric material is one term which we can see. It is having nanorods, so nanotechnology is a part of it. It can be used in biomedical segment. Then one technique is chemical vapor deposition technique. This we can look into more detail. That is also sustainable in nature. How it is sustainable? It is using biodegradable materials. So research, advanced रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक फंडिंग की बात करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं. तो अगर हम इसका बात करें इसके और एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती है, तो प्रोस्थेटिक्स इंडस्ट्री में इट कैन रियली हेल्प. सो हम इसको स्मार्ट स्किन भी बोल सकते हैं. फॉर इवन रोबोटिक्स इट कैन बी यूज्ड देयर. सो WHO का एक डेटा है कि 2 लाख पीपल दे आर सिवियरली बर्न्ड एवरी ईयर with a complete loss of sensation. So it has real applications there. And एक और material जो term है यहाँ, biomimetic material. So these are the keywords and real life applications. 3 areas हमने major categorize करे. Talk about advancement in science and technology. Can move to the next one. जैसे यहाँ पे स्मार्ट स्किन की बात हो रही है, वैसे ही जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए स्मार्ट स्टिक भी हम लेके आए थे, जिसमें कैमरा एंड सेंसर्स होते हैं जो कि उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल है. तो Yes. वो भी. Okay. So then we have इस picture में we can see this is the Yanomami. They are once the Yanomami tribe, they are in the Brazil. So they were once again facing a severe humanitarian crisis and blamed on illegal gold miners. So हमें बस इतना पता होना चाहिए कि we get them and we find them in Brazil. Yanomami tribe. Then talking about the security situation during the Republic Day celebrations. So here we are having certain important key terms, and important information is that multi-layered security, this is one keyword. Then different stakeholders जब हम बात करते हैं in terms of ensuring security and proper arrangements. So special cell is involved, snipers are there on the high-rise buildings, and बोला जा रहा है कि it was a G20 inspired security. जब G20 समिट हुआ, इंडिया वाज द होस्ट एंड प्रेसिडेंट, सो उस टाइम से इंस्पिरेशन जो हमने लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं. एंड देन ITBP commandos are deployed, PCR vehicles are there for patrolling, coordination with the Map My India is there, which
helps the Delhi police in terms of traffic management again. And visitor friendly measures are also part of it. Visitor friendly measures में we saw कि help desk were there, first aid kiosks were opened, and separate facilitation booths have been set up for visitors to deposit their vehicles key. So these are certain, we can say, examples. And यहाँ पे SWAT, SWAT, SWAT teams. So SWAT it stands for Special Weapons and Tactics. So these are, we can say, trained similarly on the similar lines as the NSG commandos are trained. So these are also there. And Delhi police की अगर हम बात करें other simple information की, they come under the jurisdiction of Ministry of Home Affairs. And Delhi police जो है, it is one of the largest metropolitan police forces in the entire world. Metropolitan police forces. So this we can take away from here. In coming to the next article. So नक्सल अभियान ने पैर गंवाने वाले पुलिस अधिकारी को शौर्य चक्र. So शौर्य चक्र जो है, it is a peace time equivalent of वीर चक्र. तो पीस टाइम इज मेजर जो ऑब्जेक्टिव इसके पीछे. एंड इट इज जनरली जो दिया जाता है, इट इज जनरली फॉर द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एंड एक्शंस अगेंस्ट एनिमी ड्यूरिंग पीस टाइम. और अगर हम बात करते हैं परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है एंड इट इज गिवन फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम. तो ये इसमें दो हम बात करते हैं डिफरेंस है परमवीर चक्र और शौर्य चक्र में. So Naxalism जो हम बात करते हैं, Red Corridor, which affects, we are seeing that it is getting reduced, the number of districts which are there through developmental initiatives which are reaching the last mile. So the importance of the local bodies, the ASHA and the Anganwadi workers, the politicians and the administration, and again the civil society organizations, their role become very crucial in terms of taking the policies and these schemes to that region. Okay, we can move to the next article. इसमें मानसी, आई वांट टू ऐड, तो अगर Yes. पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द परमवीर चक्र इज अशोक चक्र, अशोक पीस अशोक चक्र. उसके बाद फिर अगर बोला जाए तो कृति चक्र, फिर शौर्य चक्र. ये हो गया पीस टाइम में. और अगर मिलिट्री की तरफ जाएंगे तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र. ओके. वॉर के समय. तो नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 9 गांवों में आज पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा. यस, जो 26 जनवरी को हुआ था सेलिब्रेशंस. सो पहली बार 76 इयर्स में पहली बार वहां तिरंगा फहराया जाएगा. तो ये भी दिखाता है कि वहां पे कैसे अगेन लास्ट माइल एरियाज में जो गांव है, जो LW अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड एरियाज हैं, वहां पे कैसे स्थिति बदल रही है, हाउ सिचुएशन चेंजेस. तो यहाँ पे ये देखा गया जो सुरक्षा बलों के जो नए शिविर बनाए गए, स्थापना की गई उनकी, तो उनके थ्रू भी एक तरीके से विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ और फिर राज्य के बाकी हिस्सों से वो जुड़ पाए. तो इसीलिए लोगों का जो पहले माइंडसेट था वो भी चेंज हो पाया, वो जो बेसिक सर्विसेज वहां पे अवेलेबल की गई. तो दिस रिफ्लेक्ट्स अगेन कि we can say that the tools of democracy, how they are important, and in the long term, ultimately, again the truth wins. This we can say. Then कवच की हमने बात करी. अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो रेलवे ट्रैक्स एंड द रेलवेज जो हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग. तो कवच सिस्टम इट वाज टेस्टेड पलवल और मथुरा वाले रूट पर, एंड वी सॉ कि लाल सिग्नल से 30 मीटर पहले रुका इंजन. तो कवच इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय इंडियन रेलवेज and through the Research Designs and Standards Organization, RDSO. And ये automatically, अगर suppose the driver of the train fails to see the signal or there is human error, तो जो कवच system है automatically it comes into operation. And the targeted कि we have the 0 accident rate in India, so we are moving forward in that direction. Globally अगर हम और systems की बात करते हैं on equivalent terms as we are developing कवच, तो यूरोप में we have the European Train Control System. So कवच
it is less costly also at the same time compared to the international systems that we have. So one, it is indigenous and less costly, and the target is 0 accident rates. तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो AI safety. Earlier we were seeing US and China, they were on the opposite sides, and we saw कि USA ने prohibit किया था कि American investments नहीं होंगी in case of these critical emerging and sensitive technologies in case of China. But now we are seeing again the stances changing, and USA signals China cooperation on AI safety. So इसके क्या repercussions हो सकते हैं? तो हमने पहले देखा कि ब्लेचलेट डिक्लेरेशन, इसकी हमने बात करी, इट इज एसोसिएटेड विद द इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द AI टेक्नोलॉजी, एंड इंडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट. सो एपेक समिट में हमने देखा अगेन इसी चीज के अराउंड टेक्नोलॉजिकल सेफ्टी एंड रेगुलेशन, AI सेफ्टी की बात हुई, एंड द रेगुलेशन, दिस वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है. So if you look at the keywords, so frontier technology, cyber attacks, or spreading the misinformation. So these are the two challenges which are associated with AI. And China, we see कि one of the leading countries है in the world जब हम AI safety नहीं, AI manufacturing और जो technical know-how है, advancements हैं, they are having different missions compared to rest of the countries in the world. For example, AI also has the vision to be a global leader in AI by 2030. So it is working on behavioral algorithms. For example, अगर हम TikTok की बात करते हैं, it is like world famous. दूसरा अगर हम बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन की, तो ये एक दूसरा एरिया है जहाँ पे चाइना इट इज गेटिंग अहेड compared to other countries. So that is why we are seeing कि USA has changed in its stance. So even in terms of foundational training models जो चाइना के पास हैं, so that can benefit the other countries. So अगर हम बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की, या इंडिया में क्या अप्रोच है as far as AI is concerned, तो अगर मैं सिंगल फ्रेज यूज करूं तो AI के केस में इंडिया DPI अप्रोच विद AI हम बोल सकते हैं. DPI इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच दैट वी आर अगेन अप्लाइंग इन केस ऑफ AI ऑल्सो. तो हमने पहले देखा कि DPI अप्रोच में हम गवर्नेंस सॉल्यूशंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पे फोकस किया. फॉर एग्जाम्पल अगर DPI अप्रोच का बात करते हैं, वी केम अप विद आधार, came up with UPI, which is now even available in other countries like France and Singapore. Now हमारा मेन मोटिव अब ये है कि DPI अप्रोच में जो टेक्नोलॉजी थी जिस पे भी हमने वर्क किया, लाइक ब्लॉकचेन पे भी अगर हमने वर्क किया, तो गवर्नमेंट ने सैंक्शंस किया एंड उसके बाद इट वाज मेड अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर. सो सिमिलरली हमारी अप्रोच AI में भी यही है कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर रोल इज important in terms of development so that there is ethical usage of the technology. It is used, it is applied in an can say practical, rational manner. So that's there. And हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कुछ प्रोजेक्ट्स की, 2 प्रोजेक्ट, सोवरेन AI एंड AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जैसे हमने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एग्जाम्पल लेके बात की, उस पर क्वेश्चन भी था, तो कंप्यूट एज अ सर्विस की फिर हमने बात करी. तो रियल लाइफ यूजेस लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सो दैट देयर इज मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस चीज पे हम फोकस करना चाहते हैं. एंड यूरोपियन अप्रोच जो है, यूरोप ज्यादा फोकस करता है कि वो अपने सिटीजन्स की राइट्स पे ज्यादा फोकस करे जब टेक्नोलॉजी की बात आती है. यूएस की अप्रोच है वो ज्यादा इनोवेटर फोकस्ड है. इंडिया की अप्रोच जो है वो हाइब्रिड रही है, दोनों का मिक्स, मतलब सिटीजन्स सिक्योरिटी इज ऑल्सो द प्रायोरिटी और इनोवेशन को भी और प्रमोट और एनकरेज करना. सो देयर आर डिफरेंट कीवर्ड्स. एक तो हमने लास्ट में भी 3 अप्रोचेस की बात करी, सिटीजन सेंट्रिक, इनोवेटर फोकस्ड एंड हाइब्रिड अप्रोच. इंडिया की हमने बात करी DPI अप्रोच विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोवरेन AI और AI कंप्यूट हमारे मिशंस हैं. एंड इसके अलावा हमने देखा बिहेवियरल एल्गोरिथम्स, फेशियल रिकॉग्निशन, जिसमें चाइना इज द लीडिंग कंट्री, एंड देन ब्लेचलेट डिक्लेरेशन व्हिच इज अबाउट regulating the standards of AI. And we can move to the next article.
आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। चाइना पहली कंट्री बनी थी जिसने नेशनली बाइंडिंग रेगुलेशंस लगाए थे ऑन एआई एंड ऑन सर्टेन एल्गोरिदम्स। एंड उसके अलावा जो एआई है उससे रिलेटेड दो टर्म्स और होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें पता है, मशीन लर्निंग भी होता है, डेटा लर्निंग भी होता है। तो उसको हम बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट वो अलग होते हैं। एमएल जो होता है वो सबसेट होता है एआई का, और उसमें हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स को ट्रेन करते हैं डेटा सेट को पढ़ने के लिए। उसके बाद जो डीएल होता है, डेटा लर्निंग, वो एमएल का सबसेट होता है। तो एआई के अंडर ही आते हैं, बट सिमिलर नहीं होते हैं एआई से। ठीक है, तो हमने अभी बात करी थी स्टार्टिंग में सेंसस। तो वी आर सीइंग कि विलेज एक्सरे हर एक हाउस होल्ड का हो रहा है श्रीनगर में। सेंसस फॉर्म दे हैव टू फिल। तो हम बात कर चुके, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, इवन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिटेल्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। क्या पहले वहां पे कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ? तो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड। एंड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, दे आर एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस। बाकी एरियाज हम डिस्कस कर चुके हैं। Next, when we talk about research institutes and collaboration across the world, तो इंडिया में हमने ये प्रोग्राम, वैभव प्रोग्राम की बात करी, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। सो इसमें हम देख रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जो चैलेंजेस थे, हम बोलते थे कि ब्रेन ड्रेन, कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दे आर गोइंग आउटसाइड, बाहर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन फाइनेंशियली अगर आप बात करते हो, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ की आप बात करते हो, तो उनको वापस इंडिया में हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन एंसेस्ट्री जो है, दे कैन अप्लाई फॉर under this scheme of the Vaibhav scheme, and they are expected to begin कोई प्रोजेक्ट वो बना स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस विद द इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो वर्क करेंगे, दे कैन कोलैबोरेट। सो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे दे कैन कंट्रीब्यूट। तो इसके थ्रू वी कैन इंश्योर कि देयर इज जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो रहा है, इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वर्क कल्चर, एंड परहैप्स ऑप्टिमिस्टिकली जो भी एनआरआईज हैं, साइंटिस्ट हैं, दे आर कंसिडरिंग देयर स्टेइंग ऑन इन इंडिया। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इट माइट बी पॉसिबल कि दे चेंज ऑन देयर माइंड व्हेन they get engaged in this project. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। और वैभव प्रोजेक्ट से पहले वज्र प्रोजेक्ट था जो अभी भी ऑपरेशनल है। तो वज्र का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था जो वैभव प्रोजेक्ट का था। तो वज्र स्टैंड्स फॉर विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। तो बट यहाँ पे एक डिफरेंस बस ये है कि वैभव जो है एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन डायस्पोरा है। वज्र इट कैन इंक्लूड पीपल फ्रॉम अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो। तो पीटी के लिए दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। बट अब चैलेंज जो वज्र स्कीम से, जो पहले वाली स्कीम थी, चैलेंजेस ये था कि वो कितनी इफेक्टिव हो पाई। तो in terms of implementation, in terms of how many we can say scientists they actually contributed, so we saw only 70 international faculty they have spent time in India as part of the Vajra scheme. And बाकी research and development की हम बात करते हैं, तो what are the challenges? So lack of funding, 0.7% of GDP is allocated for research and development in India, which is very less. Then there is lack of participation of the private companies in core research areas, and there are certain limits on academic freedom at the same time. So these are certain challenges, and those schemes की हमने बात करी, उनके features की बात करी। तो यहाँ पे we are talking about Indian investments key target of Australian minerals reforms. तो Western Australia has introduced a series of reforms aimed at attracting investments in the mineral and resources sector, including from India. So यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो एम कर रहा है टू बिकम अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो reforms are aimed at supporting projects that assist with decarbonization. Western Australia has been in focus for its supply of key critical minerals, including lithium, nickel, cobalt, and also rare earth metals, which can be used in smartphones, computers, batteries, and electronics. So, Australia accounts for roughly half of the world's lithium production, and it is also
have an important position in cobalt. Also, it is fourth largest rare earth producer. So हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए एंड जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं उसके लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा NMDC लिमिटेड जो कि इंडियन स्टेट ओन फर्म है, वहां से भी इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं। उसके अलावा बायलेटरल क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप न्यू दिल्ली ने अनाउंस की है, तो यहाँ से भी हम और कॉपरेशन देखेंगे। उसके बाद इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ लिथियम एंड लिथियम आयन बैटरीज विद मोस्ट इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना। सो हम एक ऑल्टरनेटिव या फिर एक एड ऑन भी डेस्टिनेशन देख सकते हैं इंपोर्ट्स के लिए। उसके बाद इंडिया हैज फाउंड सिग्निफिकेंट लिथियम डिपॉजिट्स स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमने रिसाई डिस्ट्रिक्ट में हमें मिले थे। इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स। इसमें बस अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ लिथियम, दैट इज व्हाई इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इट हैज द वर्ल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम प्रोडक्शन। और काबिल एक एजेंसी है, वो हर जगह जाते हैं और फिर स्पेसिफिक एरिया में वो माइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना में कल ही पढ़े थे, कोबाल्ट कोबाल्ट इन कॉन्गो, अर्जेंटीना, हर जगह। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया और इम्पोर्टेंट है पेट कोक के लिए, पेट को एंड कोल इम्पोर्ट। अडानी ने इंडस्ट्री बैठाया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। Okay, we कंटिन्यू। can move forward. Coal imports for power to end by financial year 26. यहाँ पे हम बात करें to plan the government coal ministry plans to boost the domestic output of coal and has set the target of 1 billion ton this fiscal. तो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन है ये कि डोमेस्टिक आउटपुट हम जो कोल का है वो क्यों इंक्रीज कर रहे हैं अभी भी? इंडिया स्टैंड इज फॉर जस्ट ट्रांजिशन। अगर आप पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करो तो इंडिया का स्टैंड रहा है कि वी हैव टू सिक्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर आवर ओन पीपल, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रमोटिंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इन नेक्स्ट 20 years, एंड स्लोली वी विल ट्रांजिशन इनटू द क्लीन एनर्जी बाय 2070, जो इंडिया का पंच अमृत टारगेट है ओवरऑल। इसलिए भी इंडिया इंपोर्ट कर रहे कोल भी और इन्वेस्ट भी कर रहे कोल में। कोल गैसिफिकेशन अगर बोला जाता है 8,500 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग, ethanol production, methane, etc. All these areas will help in to reduce the fossil fuel import in India. ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी की भी साथ में बात करते हैं, तो इसलिए बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड कोई अभी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, सो दैट इज व्हाई थर्मल पावर कैपेसिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड। Yes. ओके, एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कोल गैसिफिकेशन, जो कि इट विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग साइनर्जी, मीथेन एंड इथेनॉल among others, which will help in cutting the fossil fuel imports also. And here we are talking about ICB plants, that is imported coal-based power plants. तो ये क्या है? If you could elaborate. Imported India, coal-based power plant that is Yeah. based on the import of coals in India. okay, we can move Because forward. that coal is being used for the power generation, blending of imported coal. That is it. So next article is regarding एक why बस is I there want to add कि coal gasification process क्या है? It converts the coal into the fuel gas, जिसको बोलते हैं syngas. मेनली उसमें क्या होता है कि जब कोल को हीट जब करते हैं तो एंड इट इज रिएक्टेड विद द इनफ्लो ऑफ एयर, स्पेशली ऑक्सीजन, फिर जाकर के सिन गैस फॉर्मेशन होता है। दैट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। इसका फॉर्मूला पूछा था एक बार पीटी में, तो इट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली इसमें कंटिन्यू। यही होता है, कोल होता है उसको हम स्टीम एंड हाई प्रेशर पे रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ, यस, जो कि आपने बोला होगा। प्राइमरली इट हैज सिन गैस में क्या होता है, CO एंड H2, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कंटिन्यू। मीथेन नहीं होता है उसमें? प्राइमरली मीथेन तो होगा, ट्रेसेस ऑफ मीथेन, मीथेन भी रहेंगे उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेंगे, लेकिन प्राइमरली हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है।
ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं why there is no snowfall in कश्मीर. सो यहाँ पे हम गुलमर्ग और पहलगाम। पहलगम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश वाली साइड में एंड कश्मीर वाली साइड में, कि यहाँ पे इस टाइम पे स्नोफॉल हो रही होती है एंड स्कीइंग के लिए फेमस होता है ये एरिया. बट इस बार स्नोफॉल नहीं हुई है. तो क्यों नहीं हुई है? तो इसके तीन मेजर रीजंस यहाँ पे स्टेट किए गए हैं, जो कि हैं, पहला तो ड्रास्टिक फॉल इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, देन प्रिवेलिंग एल नीनो कंडीशंस एंड ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स. सो ये तीन रीजन स्टेट किए गए हैं आईएमडी ने कि इनकी वजह से स्नोफॉल नहीं हुई है. अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं कि डेंस फॉग बन रही है, जिसकी वजह से कुछ कुछ एरियाज में जीरो विजिबिलिटी भी हो रही है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है प्लेन्स के ऊपर वो 5 से 8 डिग्री बिलो नॉर्मल चल रहा है अभी. एंड अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द मिड लैटिट्यूड रीजन and they travel thousands of kilometers to bring winter dissipate to to bring to bring rains to the northern India. And these western disturbances in the winter dissipate fog and also increases the sunshine. जैसे हम देख रहे हैं अभी northern plains में fog हो रही है and we cannot there are not many days of sunshine. तो उसमें भी western disturbances का रोल होता है. And then melting glaciers contribute to the water availability in the Ganga, Indus and Yamuna. I think that is also contributing to fog formation. तो ओवरऑल Also, 4 to 5 एरियाज है जिसके कारण ही नहीं हो रहा स्नो. पहला अगर बोला जाए तो आपने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द नॉर्थ, उस सेकेंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, थर्ड इज जेट स्ट्रीम दैट इज शिफ्टिंग द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, उसके कारण होना. फोर्थ इरेटिक रेनफॉल, 83% रेनफॉल डेफिसिट रीजन है. और पांचवा हो गया एल नीनो एंड ला नीना इफेक्ट ऑन द रीजन. दैट इज वाई देर इज नो स्नोफॉल इन द गुलमर्ग एंड पहलगाम डिस्ट्रिक्ट. yes, and jet stream जो northward shift हो रही है, उसका reason warming है in the Arctic Ocean, in the Arctic seas that affects the natural gradient of temperature that is necessary to ensure the strength and the direction of jet streams. तो global warming का हम directly impact देख सकते हैं. जेट स्ट्रीम एक्सप्लेन कर दो आप एक बार.